डुप्लीकेशन की प्रोसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डुप्लीकेशन की प्रोसेस कौन सी सब फेस में होती है? तो फेस, प्रोफेस, सेकेंड। फिर क्या लिखा? मेटाफेस, मेटाफेस, सेकेंड। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल का टेस्ट दे दिया है, आपको पर डे टेस्ट देना है, और जो न्यू स्टूडेंट है उनको ऐप्स पे आके टेस्ट भी देना है। यदि अच्छा लगता है तो लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। समझ में आ रहा है? आपके पास, सबके पास है सब्सक्राइब करा हुआ? सबके पास है। तो पर डे जो है आपको टेस्ट देना है, और आपको वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है और कमेंट भी करना है। क्लियर है? कल हमने जो चैप्टर देखा था वो था कोशिकांग। क्या देखा था? कोशिकांग। उसमें जो है लगभग 16-17 कोशिकांग में बता चुका हूँ। लास्ट वाला डीएनए और आने तक। एक चीज़ और है डीएनए में कि जो डीएनए होता है एक छोटी सी चीज़ जो है, और आरएनए होता है। बस एक चीज़ छूटी हुई है कि जो डीएनए होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ऐसा, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडलित संरचना। क्या बोलते हैं? द्विकुंडलित संरचना मतलब डबल हेलिक्स मॉडल। और जो आरएनए होता है वो होता है कुछ ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल हेलिक्स मॉडल मतलब एकल कुंडलित संरचना। इसके अंदर जो कोडिंग होती है यहाँ पर होती है इस तरीके से। ये जोड़े से रहते, हमने पढ़ा था जोड़ी में गुणसूत्र, तो ये एक जोड़ी है, ऐसे रहते हैं। और यहाँ पर रहेंगे तो कुछ ऐसे रहेंगे। तो यदि क्वेश्चन आता है ना कि डीएनए की संरचना किस प्रकार है, तो आप क्या बोलोगे? डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित संरचना। और आरएनए की क्या है? सिंगल। ठीक है। अब आज से नया चैप्टर चालू कर रहे हैं अपन, इसी का अगला पार्ट है जिसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका अपना हो गया, कोशिका के अंदर जो कोशिका अंग कार्य करते वो अपना हो चुका है। अब हम क्या देखें? कोशिका विभाजन। क्या नाम है? कोशिका विभाजन। कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल। और विभाजन को क्या बोलते हैं? डिवीजन। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सेल, और ये जो है वो क्या है? डिवीजन। तो सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। अब क्यों जरूरी है उसको समझो। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, करोड़ों में कोशिकाएं। तो उन कोशिकाओं का, इस विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन का मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना। लेकिन यहाँ पर जो विभाजन का मतलब है उसका मतलब ये है कि नई कोशिकाओं का निर्माण। तो ये जो शब्द है इसका पहले मीनिंग समझो। इस शब्द का जो मीनिंग है वो ये है कि मात्र कोशिकाओं से, किससे? मात्र कोशिकाओं से, मात्र कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं का निर्माण। मात्र कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। समझ में आ रहा है? मात्र कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं का निर्माण, ये कहलाता है कोशिका विभाजन। इतना क्लियर है क्या? टूटना नहीं है यहाँ पर मतलब। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब जरूरत क्यों है कोशिका विभाजन की, उसके आते हैं। तो क्या कारण है जिसके लिए कोशिका विभाजन होगा? तो अब इसके कारण समझते हैं। तो पहला ये कारण है कि जब भी शरीर में ग्रोथ होगी, भाई हम जब पैदा हुए थे तो छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े तो हमारे शरीर के सभी अंग बढ़े। समझ में आ रहा है? अंग बढ़ते गए, तो वो जब बढ़े तो कोशिकाएं भी बढ़ी। तो क्या हुआ कि वो कोशिकाएं 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई। तो सबसे पहला जो कारण है वो कारण क्या है? अंगों की वृद्धि। क्या है? अंगों की वृद्धि। यदि इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? ग्रोथ ऑफ ऑर्गन। क्या बोलूंगा? ग्रोथ ऑफ ऑर्गन। पहला कारण क्या है? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन। समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिज्म कर दो क्योंकि ये आ गया, ऑर्गेनिज्म है ना, ग्रोथ ऑफ ऑर्गन। अंगों की वृद्धि जब भी होगी तो वो क्यों होगी? क्योंकि वहां पर कोशिका, बिना कोशिका विभाजन ये संभव नहीं है। पहला कारण। दूसरा जो कारण है वो ये है कि यदि कोई चोट लगी तो वहां की कोशिकाएं क्या होगी?
मर जाएगी, है ना। कोई पूरी मर गई, कोई आधी मर गई, या कोई इंजर्ड से है, तो उनकी जगह नई कोशिकाओं का आना, उनकी जगह नई कोशिका। तो दूसरा कारण है कि टूटी फूटी या फिर मृत कोशिका, टूटी फूटी या फिर मृत कोशिका का बदलना। यदि ये नहीं बदलेंगे तो घाव कभी सुधरेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? यदि ये नहीं बदलेंगे तो घाव नहीं सुधरेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रिप्लेस ओल्ड डेड सेल। समझ में आ रहा है? उनकी जगह रिप्लेस होंगे। समझ में आ रहा है ये चीज, ये मतलब समझ में आया? तो पहला कारण क्या है? अंगों की वृद्धि। दूसरा क्या है? इनका बदलना, जो काम की नहीं है, जो मृत हो गए, उनकी जगह नई कोशिकाओं का आना। तो जो बाजू वाली कोशिका होगी वो विभक्त हो जाएगी और उसकी जगह ले लेगी। फिर उसमें ग्रोथ होगी तो वापस वो जगह ले लेगी। तो जहाँ चोट लगी उसके आजू बाजू की सब कोशिकाएं क्या होगी? आपस में विभक्त हो जाएगी और वो जगह को भरेगी। इसको क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। तीसरा कारण है युग्मक निर्माण। क्या है? अब ये क्या चीज होती है इसको समझो। युग्मक निर्माण, इसका इंग्लिश जो होगा वो होगा फोर गेमेट फॉर्मेशन। क्या होता है कि जब भी कोई नई संतान की उत्पत्ति होती है, संतान की उत्पत्ति का मतलब ये है कि पुरुष का शुक्राणु और महिला के अंडाणु के अंदर ये दोनों जब मिलेंगे तो एक युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? युग्मक। और उससे फिर डिवीजन होते वो थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, एक कोशिका से दो से चार, चार से आठ से, और फिर पूरे शरीर का निर्माण होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? बच्चे का बनना या संतान उत्पत्ति, ये इसके अंदर आएगा। किसमें? युग्मक निर्माण। किसमें आएगा? किसका बज रहा है? किसमें आएगा? युग्मक निर्माण मतलब नई संतान की उत्पत्ति। युग्मक निर्माण मतलब नई संतान की उत्पत्ति कब होगी? जब पुरुष का शुक्राणु और महिला के अंडाणु मिलेंगे और वहां पर वो मेल करके एक युग्मक का बनाएंगे, जिस अंडा बनाएंगे ये बोल दो, और उससे फिर कोशिका विभाजन होगा। 2 से 4, 4 से 4, फिर छोटा सा रहेगा, फिर बड़ा, फिर उसमें शरीर के अंग बनना चालू होंगे, फिर ये चलता रहेगा। आ रहा समझ में? तो ये 3 मेन कारण है जिसके कारण क्या होता है? कोशिका विभाजन। क्या होता है? कोशिका विभाजन। अब अपने को ये देखना है कि ये कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। मैंने पहले ये बताया कि इसके कारण क्या है ना। तो जब शरीर में ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तब कोशिका विभाजन होगा, है ना। ऐसा नहीं कि बुरा मान गए तो भी कोशिका विभाजन होगा, वो उसमें नहीं आता है। समझ में आ रहा है ना? मूड पे नहीं चलेगा यह काम। अब हम देखते हैं कि कोशिका विभाजन के प्रकार कितने हैं। तो ये मैं मिटा रहा हूं और अगला टॉपिक क्या है? कोशिका विभाजन के प्रकार। तो कितने प्रकार से कोशिका विभाजन होता है? तो कोशिका विभाजन के प्रकार, जो पहला है उसको बोलते हैं समसूत्री। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। ऊपर लिखा हुआ इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। दूसरा जो है उसको बोलते हैं अर्धसूत्री। क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। और जो तीसरा है उसको बोलते हैं असूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? असूत्री। ये 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के आपको इंग्लिश वर्ड याद होना चाहिए। ये किसी भी नाम से आ सकता है। इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, लेकिन ये ऐसे भी आ सकता है हिंदी में। कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे भी आ सकता है। माइटोसिस ऐसा लिखा गया तो क्या करोगे, है ना। दूसरा क्या? अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री को बोलते हैं मायोसिस। क्या बोलते हैं? मायोसिस। इसको क्या बोलते हैं? मायोसिस। दूसरे को क्या बोलते हैं? मायोसिस। जो तीसरा उसको बोलते हैं असूत्री। तो यहाँ पे अ लगा है तो इधर भी क्या करो? अमाइटोसिस कर दो। क्या कर दो? अमाइटोसिस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अमाइटोसिस। इतना क्लियर है? अब हम ये समझेंगे कि ये क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहली चीज, जो समसूत्री विभाजन होता है ये शरीर की कायिक कोशिका में होता है। किसमें? अब कायिक कोशिका किसको बोलते हैं वो समझो। कायिक कोशिका। अब कायिक का मतलब होता है काया। काया मतलब, काया किसको बोलते हैं? शरीर को। तो शरीर में कि जितनी भी शरीर बना हुआ है उसमें जो विभाजन होगा वो कौन सा होगा? समसूत्री। आप समझना, सम का मतलब समान, सम का मतलब समान, जिसमें गुण सूत्रों की संख्या चेंज न हो।
ये सूत्री है, ये गुणसूत्र पढ़े हैं अपन ने, कितने होते हैं 46। तो यदि यहाँ पर चोट लगी और विभाजन होगा तो इससे गुणसूत्र थोड़ी चेंज होंगे। समझ में आ रहा है आपको? इससे गुण, शरीर में कहीं भी चोट लगी तो कायिक कोशिका मतलब काया मतलब शरीर, शरीर में जो विभाजन होगा उन कोशिकाओं में होगा, वो किसके अंतर्गत आएगा? समसूत्री के अंदर। दूसरा वाला जो होगा अर्धसूत्री विभाजन, ये आता है जनन कोशिकाओं में। किसमें? जनन कोशिकाओं में। ये किसमें आएगा? जनन कोशिकाओं में। यहां पर जो अभी हमने बात करी कि क्या होता है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? महिला में भी पुरुष में भी, लेकिन ये दो भाग में होते हैं, एक होता है 44 और एक होता है 2। 44 में क्या होता है तो XX होते हैं, और इसमें क्या होता है XX है तो ये महिला है, और यदि पुरुष है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी क्या होगा? 44 और 2। तो ये 44 में तो XX, लेकिन यहाँ पर क्या है? Y। तो क्या होगा? यहाँ से 44 में से सिर्फ आएंगे 22, और यहाँ से 2 में से आएगा 1, यहाँ से आएंगे 22 और यहाँ से आएगा 1। समझ में आ रहा है? इसलिए आधे होते हैं। क्या होते हैं? आधे। इसलिए इसका नाम क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। समझ में आ रहा है? क्या होता है नाम? अर्धसूत्री विभाजन। इसको क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री। ये कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं। कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। तीसरा जो है असूत्री विभाजन, जिसमें कोई मतलब ही नहीं है, गुणसूत्र से कोई मतलब नहीं। तो ये किस में होता है? तो ये प्रोकैरियोटिक में होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में हमने क्या देखा था? हाँ, हमने देखा प्रोकैरियोटिक जीव बोल दो, या फिर जैसे जीवाणु हुए, क्या हुए? जीवाणु, या फिर कवक होता है, या फिर शैवाल भी इसमें आते हैं, या प्रोटोजोआ, ये जो आते हैं ये किस में आते हैं? जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। और कवक को बोलते हैं फंगी। क्या बोलते हैं? फंगी। फंगी है ना। कहीं भी फफूंद लगती है तो जैसे खेतों में भी फफूंद लगती है, क्या बोलते हैं? फंगीसाइड डालेंगे। हाँ, जैसे हमको मान लो कि बरसात के दिनों में और उंगलियों के बीच में फफूंद आ गई तो क्या है? फंगी, फंगस। फंगस मतलब फफूंद, मतलब क्या होता है? कवक, है ना। वहाँ पे क्या होता है? थोड़ा 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 जो चमड़ी होगी ना वो अलग टाइप की हो जाएगी। समझ रहा? या अभी जैसे बाहर मटका है या कहीं भी जहाँ पे नमी होगी ना वहाँ पे फफूंद दिखेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? फंगी। और कवक, शैवाल जो होता है उसको बोलते हैं अलगाई। क्या बोलते हैं? अलगाई। शैवाल को क्या बोलते हैं? अलगाई। और कुछ प्रकार के प्रोटोजोआ भी आते हैं। तो ये किस में होगा? असूत्री के अंदर। किस में होगा? असूत्री के अंदर। इतना क्लियर है? तो पहले अपने को मतलब समझना है कि समसूत्री का मतलब क्या है, अर्धसूत्री का मतलब क्या है, और असूत्री का मतलब क्या है। यदि ये आ गया है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एक डिटेल में पढ़ूंगा। समझ में आ रहा है? इसके अंदर कैसे होता है, और कोशिका विभाजन जो होता है कितने चरणों में होता है, और इसके अंदर कितनी अवस्थाएं होती हैं। क्लियर है? इसको हम मिटा देते हैं और आते हैं हम पहली वाली पे। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ चीज़ें समझते हैं। अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है समसूत्री का। तो हमने जो लिखा था, ये मैंने लिखा गुणसूत्रों की संख्या, है ना। n मतलब संख्या आएगी वहाँ पर। संख्या में लिखूंगा तो फिर बोले कुत्ते में क्या होगा, बिल्ली में क्या होगा, तो मैं सबको मिटाते नहीं रहूँगा। मैंने एक नंबर क्या लिखा? 2n। इसको बोलते हैं मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं? मात्र कोशिका। और यहाँ से यहाँ जो बना वो भी वही बना जो गुणसूत्र था, और इसको बोलते हैं संतति कोशिका। क्या बोलते हैं? और ये किस में हो रहा है? किस में हो रहा है? शरीर की कोशिकाओं में। तो शरीर में कहीं पर भी यदि कोई सेल विभक्त होगी, विभाजित होगी, तो उसमें गुणसूत्र चेंज नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो जितनी संख्या वहाँ थी वही यहाँ आएगी। दूसरा, ये कितने चरण में हो रहा है या कितने स्टेप में हो रहा है? तो एक चरण में। कितने चरण में? एक चरण में। कितने चरण में? एक चरण में। अब क्या क्या इसके बारे में आता है वो समझो। पहली चीज, इसकी खोज किसने करी? क्या आएगा पहला क्वेश्चन? इसकी खोज किसने करी? तो इसकी जो खोज करी है वो करी है वाल्थर फ्लेमिंग ने। किसने? वाल्थर फ्लेमिंग ने। किसने करी है? वाल्थर फ्लेमिंग ने। किसने खोज करी है? फ्लेमिंग ने। इसके अंतर्गत क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या चेंज नहीं होती है। दूसरा क्या होता है कि ये शरीर की कायिक कोशिका में होता है। अब इसके उदाहरण क्या है? तो उदाहरण में क्या आएंगे? घावों का भरना। क्या उदाहरण आएंगे? घावों का भरना। कहीं पर भी आपको घाव हुआ
है ना, चोट लगी, तो वो जो ठीक हो रहा है वो इन्हीं सेल डिवीजन के कारण हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। इतना क्लियर है। दूसरा, अंगों का पुनरुत्थन, मतलब अंगों का बनना भी किसके अंतर्गत आता है, समसूत्री विभाजन। किसके अंतर्गत आता है, समसूत्री विभाजन के अंदर। तो ये भी क्या हुआ, अंगों का पुनरुत्थन, मतलब कि बनना, पुनरुत्थन क्या होता है, इसको सीधा सिंपल करो, बनना। समझ में आ रहा है। ये भी किस में आएगा, शरीर के अंग बनने से गुणसूत्र कम ज़्यादा नहीं होंगे। क्लियर है। तो समसूत्री विभाजन में वैज्ञानिक कौन से आएंगे, वाल्टर फ्रेमिंग। और कहाँ पर होता है, तो शरीर की कायिक कोशिका में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या चेंज नहीं होती। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डिटेल जाने वाले। क्या जाने वाले, डिटेल। अब ये होता कैसे वो समझाने वाला हूँ। मिटा दूँ इसको, देखो कैसे होता, थोड़ा सा समझो। इसको भी हटा दिया मैंने, देखो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक चक्र आता है जिसको बोलते हैं कोशिका चक्र। क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र, जिसको बोलते हैं सेल साइकिल। क्या बोलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ वो कोशिका चक्र, मैंने यहाँ लिखा कोशिका चक्र, कि कैसे इसके अंदर पूरी प्रोसेस होती है। क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। तो देखो, कुछ इसके अंदर अवस्थाएं होती है। तो समसूत्री है, इसके अंदर ये मैंने कुछ बनाया, ठीक है। और इसके अंदर अवस्थाएं मैंने बनाई कि ये कुछ अवस्थाएं हैं जिसके अंदर कोशिका विभाजन होता है। पहले हम इसको ऐसे समझते हैं। समसूत्री के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी फेसेस। क्या लिख रहा हूँ, फेस। फेस मतलब अवस्था। समसूत्री के अंदर कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है उसकी क्या लिख रहा हूँ, अवस्थाएं। तो जब सबसे पहली फेस है उसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इंटरफेस। पहली फेस को क्या बोलते हैं, इंटरफेस। जो दूसरी फेस होती है उसको बोलते हैं प्रोफेस। क्या बोलते हैं, प्रोफेस। दूसरी फेस को क्या बोलते हैं, प्रोफेस। तीसरी जो फेस होती है उसको बोलते हैं मेटाफेस। क्या बोलते हैं, मेटाफेस। चौथी जो फेस होती है उसको बोलते हैं एनाफेस। क्या बोलते हैं, एनाफेस। और लास्ट वाली को बोलते हैं टेलोफेस। क्या बोलते हैं, टेलोफेस। पहले तो इसके नाम याद कर लें। तो सबसे पहली का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या नाम है, इंटरफेस। क्या नाम है, इंटरफेस। पहली का नाम क्या है, इंटरफेस। दूसरी का नाम क्या है, क्या नाम है, प्रोफेस। क्या नाम है, प्रोफेस। तीसरी का नाम क्या है, मेटाफेस। क्या है, मेटाफेस। चौथी का नाम क्या है, एनाफेस। क्या नाम है, एनाफेस। और पांचवी का नाम, पहले तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए। आप क्रम कैसे याद करें, तो पहले नाम याद होना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का क्या आता है, इंट्रोडक्शन। क्या आता है, इंट्रोडक्शन। तो इंटरफेस कब आएगी, सबसे पहले। इंटरफेस कब आएगी, सबसे पहले। दूसरी नंबर पे क्या है, प्रोफेस। प्रोफेस जो होता है, ये जो इंटरफेस होता है, ये पूरे कोशिका विभाजन का 95% होता है। कितना, 95% में ये चलती, बाकी 5% में बाकी की फेसेस चलती। तो सबसे बड़ी फेस जो होती है उसको इंटरफेस बोलते हैं। इसके अंदर कोशिका विभाजन स्टार्ट नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ प्रिपरेशन होती। क्या होती है, प्रिपरेशन। इसके अंदर प्रिपरेशन होती है। अभी कोई कोशिका विभाजन आपको दिखेगा नहीं कि विभाजित होते हुए। समझ में आ रहा है। तो सिर्फ प्रिपरेशन होती है पहली वाली फेस में। कोशिका का वास्तविक विभाजन दूसरी फेस से स्टार्ट होता है, जिसको प्रोफेस बोलते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक विभाजन चालू होता है। यहाँ पर क्या होता है, वास्तविक विभाजन स्टार्ट होता है या चालू होता है। तो क्वेश्चन आता है कि माइटोसिस की कौन सी फेस में वास्तविक विभाजन स्टार्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोफेस। क्या बोलोगे, प्रोफेस। मेटाफेस का मतलब है कि यहाँ पर मध्य में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, अभी हम देखते ही हैं, मध्य में। अभी इतना लिख लो या मिडिल लिख लो, क्योंकि जब हम और अगला डायग्राम बनाएंगे उसमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। टेल मतलब क्या होता है, टेल। टेल किसको बोलते हैं, पूंछ को। किसको बोलते हैं, पूंछ। और पूंछ कहाँ होती है, पीछे। तो सबसे आखिरी फेस क्या आएगी, टेलोफेस। सबसे आखिरी फेस क्या आएगी, टेलोफेस। टोटल क्या है, ये इसको भी कहीं लिख लेना ताकि याद रहे कि ये क्या होता है, इसलिए। तो अपने को पहले क्रम जमाते आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्रम जमाते। यदि क्वेश्चन आता है कि समसूत्री विभाजन में टोटल कितनी फेस होती है, तो कितनी होती है, 5 फेस। इंटरफेस जिसके अंदर प्रिपरेशन होती है, कोशिका विभाजन स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी क्या होती है, प्रोफेस। प्रोफेस में वास्तविक कोशिका विभाजन स्टार्ट हुआ है। तीसरी कौन सी है,
मेटा। यहाँ पर आपको वो दिखेगा कि गुणसूत्र जो है बीच में आने लग गए, है ना। फिर यहाँ पे क्या होता है, एनार फेस में क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं, और टेलोफेस में जाके वो विभक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विभक्त। इसको बोलते हैं काइरोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन, क्या बोलते हैं, या कोशिका विभाजन। दो शब्द आते हैं, एक साइटोकाइनेसिस और एक काइरोकाइनेसिस, दो शब्द आते हैं। यदि मैं इसको और डायग्राम से बताऊं तो ये कैसा होता है वो भी देख लो। ये पहली फेस मैंने बनाई, ये पहली फेस बनाई, है ना। दूसरी फेस के लिए दूसरा गोला, तीसरी फेस, चार बनाते हैं, क्योंकि पहली फेस में तो कुछ नहीं होता है, उसका डायग्राम और इसका सेम रहेगा, है ना। यदि इसके अंदर क्या होगा कि अभी कहीं भी ये बना दिए अपन ने गुणसूत्र, समझ में आ रहा है, क्या बना दिए, ये कहीं भी बना दिए। ये कौन सी फेस थी, प्रोफेस, कौन सी थी, प्रोफेस। दूसरी कौन सी फेस है, मेटाफेस, कौन सी है, मेटा। मेटाफेस में आपको ध्यान ये रखना है कि ये कहाँ आएंगे, मिडिल में, कहाँ आएंगे, मिडिल में, कहाँ आएंगे, मिडिल में। तो यदि क्वेश्चन आया ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो मध्य में होते हैं, तो कौन सा आएगा, मेटाफेस में। तीसरे में क्या करना है, इसको अलग अलग करना है, ये अलग अलग हो गए, समझ में आ रहा है। और चौथे में क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो है ये दो आपको दिखा देना कि एक से दो कोशिकाएं हो चुकी है। एक से कितनी हो गई है, दो कोशिकाएं, एक ये वाली, एक ये वाली, इसके ये अलग, इसके ये अलग, ये हो गया कोशिका विभाजन। आ रहा समझ में, समझ में आ रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और केंद्रक विभाजन उसको बोलते हैं काइरोकाइनेसिस, है ना। तो ये स्टेप में चलता है। तो मैंने मिडिल क्यों लिखवाया, उसका मतलब समझ में आया। यदि डायग्राम भी आएगा तो हम उसको पकड़ सकते हैं, समझ में आ रहा। या बुक में कहीं देखोगे तो उसको थोड़ा सा लिंक करना, क्लियर है। कितनी फेस होती है, सबसे बड़ी फेस कौन सी होती है, इंटरफेस। वास्तविक विभाजन कहाँ होता है, वास्तविक विभाजन कहाँ होता है, प्रोफेस। मेटाफेस में क्या होता है, तो मध्य में आ जाते हैं, समझ में आ रहा है। और सबसे आखिरी फेस कौन सी होती है, टेलोफेस। फिर इसके बाद और आगे बढ़े, सबसे बड़ी फेस कौन सी है, सबसे बड़ी फेस कौन सी है, कौन सी है, इंटरफेस। ये मैंने लिखा इंटरफेस, क्या लिखा, ये मैंने लिखा ये क्या चीज़ है, इंटरफेस को क्या बोलते हैं, अवस्था। तो इसकी भी सब फेस होती है, क्या होती है, सब फेस, मतलब उप अवस्था। सब फेस का मतलब उप अवस्था। अब इसमें जो है ना, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सब फेस को क्या बोलते हैं, ये इतनी बड़ी प्रोसेस में भी अब तीन चीज़ें होती हैं। क्या होती है, ये इतने में अलग, इतने में अलग, इसका नाम दो G1, इसका नाम दो S, इसका नाम दो G2। G1 G2 के बीच में S आता है, इतना याद रखना। G1 G2 के बीच में क्या आता है, S। अब ये क्या होता है वो समझो। तो पहली सब फेस, पहली सब फेस, सब फेस क्यों, क्योंकि उप अवस्था है। मेन तो इंटरफेस है, तो उसके अंदर कितनी होती है, तीन फेज। पहली मैंने क्या बोला, G1, पहली क्या बोला, G1, दूसरी क्या बोला, S, और तीसरी क्या बोला, G2। अब इनके अंदर क्या होता है वो भी थोड़ा थोड़ा देख लो क्या होता है। तो जो G1 होता है, ये वाली जो उप अवस्था है, इसके अंदर RNA और प्रोटीन बनते हैं। क्या होता है, RNA व प्रोटीन बनते हैं। क्या होता है, RNA व प्रोटीन का संश्लेषण मतलब बनते हैं। समझ में आ रहा है। RNA व प्रोटीन क्या होता है, अपन सिंपल लिखो, जितना सिंपल अपन समझते हैं, बनते हैं। समझ में आ रहा है। RNA व प्रोटीन बनते हैं, अपन ने बहुत लिखा। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ होता है, समझ में आ रहा है, किस फेस में होता है। तो ये कौन सी इंटरफेस की सब फेस जो G1 है, उसके अंदर क्या होता है, RNA व प्रोटीन बनते हैं। दूसरी जो फेस है S, उसके अंदर जो DNA है, जो DNA है वो क्या होता है, डबल होता है। DNA क्या होता है, डबल। DNA डबल होना कौन सी मेथड कहलाती है, कल पढ़ा था, कौन सी कहलाती है, DNA से DNA का बनना क्या होता है, द्विगुणन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन, है ना। ऐसा नहीं कल का हो गया तो आज काम में नहीं आएगा, समझा। तो ये कौन सी है, डुप्लीकेशन की प्रोसेस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डुप्लीकेशन की प्रोसेस कौन सी सब फेस में होती है, तो कौन सी, S वाली। तीसरे में क्या होता है कि RNA और प्रोटीन तो बन रहे हैं, RNA व प्रोटीन तो अभी भी बन रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये बन रहे हैं, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। लेकिन जो ये अवस्था है, DNA डुप्लीकेशन होना बंद हो जाएगा, DNA का डबल होना बंद हो जाएगा, DNA डबल होना
बंद होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो 3 सब फेस है इनका मीनिंग समझ में आया? 3 जो सब फेस है उसका मतलब समझ में आया? सबसे जो पहली फेस है उसमें आरएनए व प्रोटीन बनेंगे। सबसे पहली फेस जो है जिसका नाम क्या है? क्या है? जीवन। उसमें क्या होगा? आरएनए व प्रोटीन बनेंगे, बनते हैं। दूसरे में क्या हुआ? डीएनए डबल होता है। डीएनए डबल होना मतलब डुप्लीकेशन। तीसरी फेज क्या है? आरएनए व प्रोटीन बनते रहेंगे लेकिन डीएनए डबल होना यहाँ बंद हो जाएगा। डीएनए डबल होना यहाँ पर बंद हो जाएगा। मतलब यदि वो जो बनाया था, यदि मैं इसकी बात करूँ तो यदि ये जीवन प्रोसेस चल रही है, कौन सी? जीवन, तो इसमें क्या होगा? आरएनए व प्रोटीन बनेगा। ये जो प्रोसेस है एस, इसके अंदर क्या होगा? डीएनए डबल होगा। लेकिन यहाँ पर जाते जाते जो होगा वो ये होगा कि आरएनए प्रोटीन तो बनेंगे लेकिन डीएनए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक बार कोशिका विभाजन हो गया, उसके बाद डीएनए क्या करोगे? हो गया ना कोशिका विभाजन, तो यहाँ पर तैयारी आ गई। फिर यहाँ पे जाके क्या होगा? वो बनना स्टार्ट हो गया। ये प्रोसेस खत्म होते होते कोशिका विभाजन आपका स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है? आगे रहेंगे। ये पहला वाला क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री। यदि आपको क्वेश्चन आए माइटोसिस प्रोसेस के अंदर मात्र कोशिका कितनी संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो आंसर क्या आएगा? ये मात्र कोशिका है, कहाँ गई? ये मात्र कोशिका कितनी संतति कोशिकाओं में विभाजित हुई? 2। 1 से कितनी बनी? 2। तो माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि एक मात्र कोशिका जो है वो 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है लेकिन गुणसूत्र चेंज नहीं होते, इसलिए इसको समसूत्री बोलते हैं। अब इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री। क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री। चलो चलो अर्धसूत्री का नाम क्या है? अर्धसूत्री को क्या बोलते हैं? ये मैंने दूसरे नंबर पे लिखा, इसको क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री। क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। इसको क्या बोलते हैं? मायोसिस। क्या बोलते हैं? मायोसिस। ये कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। कहाँ होता है? जनन कोशिका में। कहाँ होता है? जनन कोशिका। ये होता है। अब इसमें क्या होता है वो समझो। ये हमने बनाई मात्र कोशिका, कितने गुणसूत्र है? 2n। यहां से पहले एक बार ये होगा तो ये बनेगा, उसके बाद फिर एक बार होगा तब वो उसमें से आधे आएंगे। पहले 46 थे तो उसमें 23 जो है पुरुष के, 23 महिला के। उस 23 में भी जो 22 वाले जो है उसमें भी मतलब 23 इन से कि 46 थे तो पुरुष और महिला दोनों की बात कर रहे, तो उसके 23 आएंगे और इसके। अब 23 भी कैसे टूटा हुआ है? तो 22 और 1, 22 और 1। तो पहले तो ये स्टेप होगा, फिर दूसरी प्रोसेस में आपको जो मिलेगा, जो भी यहाँ विभक्त हुआ उसका आधा मिलेगा। मतलब यदि यहाँ 22 था तो 44 का आधा 22 मिलेगा, 44 का आधा 22 और 2 का आधा 1। इधर भी वही होगा, 44 का आधा 22 और 2 का आधा 1। इसलिए जितने ऊपर थे उसके गुणसूत्र कितने हो गए? कितने हो गए? यहाँ पे जितने थे उसके आधे, जितने थे उसके आधे। जो 2 थे वो 1 हो गए, जो 44 थे वो 22 हो गए। इतना क्लियर है? इसको बोलते हैं संतति कोशिका। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर जो हो रहा है को गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रही है? आधी। और ये क्या है? मात्र कोशिका। क्या है? मात्र कोशिका। अब लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये 2 चरणों में हुआ। पहली स्टेप ये है, इसको हम बोल रहे चरण 1 और इसको क्या बोल रहे? चरण 2। कितनी स्टेप में हुआ? यदि क्वेश्चन आता है अर्धसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका कितनी संतति कोशिकाओं में विभाजित होती? कितनी? 4। समझ में आ रहा? कितनी? 4। इसका बहुत ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है। कितनी कोशिकाओं में विभाजित होगी? 4। कितनी कोशिकाओं में? और कितने चरण में होगा? तो कितने चरण होंगे? 2। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें अपने को और देखना है, जिससे इसकी खोज। क्या देखना है? तो खोज में आएगा बीजमैन। क्या आएगा? बीजमैन। क्या आएगा? बीजमैन। खोज किसने करी? तो बीजमैन। किसने? बीजमैन ने। अर्धसूत्री विभाजन कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में। अर्धसूत्री विभाजन कितने चरणों में होता है? 2 चरणों। इसमें जो फेसेस होती है उसमें से इंटरफेस हटा दो।
पहले 5 फेस थी, इसके अंदर इंटरफेस हटाएंगे तो कितनी फेस बचेगी? कौन सी? प्रो, मेटा, एना और टेलोफेस। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने क्या लिखा? ये मैंने लिखा फेस। क्या लिखा? फेस। कौन कौन सी है? तो मैंने लिखा पहली कौन सी थी? प्रोफेस। क्या सी है? प्रोफेस। दूसरी कौन सी है? मेटाफेस। कौन सी है? मेटाफेस। तीसरी कौन सी है? एनाफेस। तीसरी कौन सी है? एनाफेस। और चौथी कौन सी है? लेकिन समस्या ये है कि ये कौन सी वाली, चरण 1 वाली या चरण 2 वाली? समझ में आ रहा है? हमने 4 तो लिखा कि ये फेस होती है, लेकिन समस्या ये है कि ये प्रोफेस कौन सी है, ये वाली है कि ये वाली है? कुछ आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ? अब ये क्यों हुआ? तो क्या होता है कि आधे गुणसूत्र माता के, आधे गुणसूत्र पिता के, वो जाके मिलते हैं शुक्राणु और अंडाणु और युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज। जब वो बन जाता है तो वापस कितने गुणसूत्र रह जाते हैं? वापस से 46 हो जाएंगे। लेकिन मिलते टाइम कितने मिलेंगे? आधे आधे। जो 46 है उसमें 23 जो रहेंगे वो पुरुष के और 23 महिला के, तो आधे होंगे। लेकिन जब वो युग्मनज बन जाएगा, वो अंडा जब बन जाएगा, भ्रूण बन गया, तो उसके बाद कितने वापस हो जाएंगे? 46। समझ में आ रहा है? यहां पे आए, अब इसको बोलते हैं, इसको मैंने चरण 1 दिया, तो आप सिर्फ इतना करो कि ये फेस फर्स्ट कर दो और सब जगह फर्स्ट लगा दो। समझ में आ रहा है? तो ये यदि कौन सी फेस है तो बोलेंगे ये अभी जो यहाँ हुआ वो वाली। कौन से? चरण फर्स्ट वाली। और यदि हम यहाँ लिख देंगे फेस 2, क्या लिख देंगे? फेस 2, तो इसमें क्या करना है? बस वही का वही लिख दो, 2 लगा दो। समझ में आ रहा है? ये मैंने लिखा फेस, प्रोफेस, सेकेंड। फिर क्या लिखा? मेटाफेस, मेटाफेस, सेकेंड। क्या लिखा? मेटाफेस, सेकेंड। फिर लिखा एनाफेस, सेकेंड, एनाफेस, सेकेंड। और फिर क्या लिखा? टेलोफेस, टेलोफेस, सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो कितने चरणों में संपन्न होगा? 2। फिर क्वेश्चन आएगा, मायोसिस के अंदर, मायोसिस के अंदर सबसे, मायोसिस के अंदर सबसे बड़ी फेस कौन सी होती है? कौन सी होती है? लेकिन प्रोफेस कौन सी? प्रोफेस तो 2 है ना? तो कौन सी होती है? ये कौन सी है? सबसे बड़ी फेस। कौन सी है? सबसे बड़ी फेस। किसके अंदर? किसके अंदर? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर सबसे बड़ी फेस कौन से है? तो प्रोफेस मत बोलना, प्रोफेस फर्स्ट। सबसे बड़ी फेस कौन सी है? प्रोफेस फर्स्ट। सबसे बड़ी फेस कौन सी है? प्रोफेस फर्स्ट। समझ में आ रहा है? और टोटल कितनी फेस है? 4। इंटरफेस नहीं होता है यहाँ पर। डायग्राम वही बनेगा, इंटरफेस हटा देना जैसे उसमें होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो जो है वो कौन सा? असूत्री विभाजन। कौन सा है? अब जो असूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो ये मैंने हटाया। अब अगला हम देखते हैं असूत्री विभाजन। इसमें मत ये बनाना है ना, उसमें गुणसूत्रों की बात नहीं रहेगी। और इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता, इसके अंदर केंद्रक विभाजन होता है ना? कैसे? अब इसका केंद्रक विभाजन देखिए। इसको मैंने क्या बोला? असूत्री विभाजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अमाइटोसिस। क्या बोलते हैं? अमाइटोसिस, अमाइटोसिस, सेल डिवीजन। समझ में आ रहा? अब क्या होता है इसको समझो। किस में होता है? ये प्रोकैरियोटिक में। 4 चीजें पहले लिख लो किस किसके अंदर होता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा था? जीवाणु। क्या लिखा था? जीवाणु। दूसरा क्या लिखा था? कवक। ये लिखा अपन ने कवक। तीसरा क्या लिखा? सेवाल। क्या लिखा? सेवाल। और चौथा क्या है? प्रोटोजोआ। यहाँ पे लिखना कुछ, सब प्रकार के नहीं, कुछ प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ। अच्छा ठीक है। सेवाल को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अलगाई। क्या बोलते हैं? अलगाई। इसको क्या बोलते हैं? फंगी। क्या बोलते हैं? फंगी। इसको क्या बोलते हैं? फंगी। और जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। क्लियर है? इनके अंदर होता है। अब क्या होता है? तो पहली चीज़ तो प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, इतना क्लियर है। अब इसके अंदर क्या होता है? जब कोशिका विभाजन होता है तो इसके अंदर केंद्रक विभाजित होता है। कैसे? तो बोलते हैं कि सबसे पहले केंद्रक थोड़ा मोटा होता है, फिर लंबा होता है, फिर पतला होता है और 2 भागों में व्यक्त हो जाता है। समझ आ रहा है? तो अपने को क्या करना है? 4 गोले बनाना है। क्या करना है?
ये 1 2 3 और 4 बना दिए। सबसे पहले क्या बोला, ये केंद्रक बना दिया। ये क्या है इसके अंदर, केंद्रक। फिर क्या बोला, थोड़ा मोटा होता है तो थोड़ा सा मोटा कर दो, ये मैंने थोड़ा सा मेरे हिसाब से कर दिया, है ना। फिर क्या बोला, थोड़ा लंबा होता है तो ये हमने क्या करा, ये थोड़ा सा लंबा कर दिया, समझ में आ रहा है। और फिर क्या होता है, 2 भागों में विभक्त होता है। तो फिर मैंने क्या कर दिया, ये 1 की जगह कितने बना दिए, और इसका केंद्रक अलग और इसका केंद्रक अलग, समझ में आ रहा है। ये किसके अंदर आएगा, असूत्री कोशिका विभाजन। किसके अंदर आएगा, असूत्री कोशिका विभाजन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन फेस याद करनी पड़ेगी आपको, मेन है इसके अंदर फेस। पूरा रिपीट करता हूँ। अभी सबसे पहले टॉपिक कहाँ देखा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन का क्या मतलब होता है, मात्र कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं का निर्माण सेल डिवीजन कहलाता है। सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री। समसूत्री को क्या बोलते हैं, माइटोसिस। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री को मायोसिस, और असूत्री को अमाइटोसिस। क्लियर है। यदि हम समसूत्री कहाँ पर होती है, तो समसूत्री और शरीर की कायिक कोशिका, तो शरीर की कोशिकाओं में जो होती है वो किस में होती है, समसूत्री। इसके अंदर गुणसूत्र चेंज नहीं होते हैं, जो मात्र कोशिका में जितने गुणसूत्र उतने किस में आएंगे, संतति कोशिका। क्लियर है। इसके अंदर समसूत्री के अंदर जो फेस होती है वो 5 फेस होती है ना। पहली इंटरफेस, जो सबसे बड़ी फेस है, जिसके अंदर क्या है 95%, समझ में आ रहा है। दूसरी फेस कौन सी है, प्रोफेस, प्रो, इसमें वास्तविक विभाजन स्टार्ट होगा। तीसरी कौन सी है, मेटा, मतलब मिडिल में, समझ में आ रहा है। और फिर क्या है, एना, और लास्ट में क्या है, टेना, टेलोफेस। कौन सी है, टेलोफेस। इसके बाद जो इसकी फेस है, कौन सी, इंटरफेस, इसकी सब फेस है। क्या है, सब, क्या है, सब फेस। कितनी फेस है, 3। पहली है G1, S और G2। G1 के अंदर क्या होता है, तो क्या होता है, प्रोटीन व आरएनए बनता है। क्या होता है, प्रोटीन व आरएनए बनता है। S में क्या होता है, डीएनए डबल होता है, डीएनए डबल होता है। और तीसरी फेज कौन सी थी, G2। कौन सी थी, G2। उसमें क्या होता है, आरएनए प्रोटीन तो बनेंगे लेकिन डीएनए डबल होना बंद हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते। अगला था अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो किस में होता है, जनन कोशिका। किस में होता है, जनन कोशिकाओं में। जहाँ पर जो अभी हमने देखा कि जो नर है या पुरुष है, उसका शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं, और वहाँ जो होता है वहाँ से फिर कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है। तो पहले गुणसूत्र आधे होते हैं, और जब वो युग्मनज बन जाते हैं तो वापस पूरे हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो जब आधे होते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री। 2 चरण में होता है। पहले क्या होगा, एक डिवीजन, फिर उसके बाद जो होगा उसमें आधे आधे होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 46 में से 23 पुरुष के, 23 महिला के, आधे पिता के आधे माता के, ठीक है। और उसमें भी जो 46 है उसमें से भी जो 44 का आधा 22 और 2 का आधा 1। क्लियर है इतना। इसमें हमने कितनी फेस देखी, 4 फेस। कौन सी, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, 4। इसके अंदर लेकिन ये 2 चरण में होता है। तो इसके अंदर यदि फेस 1 है, फेस 1, या ऐसा भी आ सकता है मायोसिस 1, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, तो भी फेस का नाम क्या आएगा, प्रोफेस फर्स्ट, फिर प्रोफेस के बाद मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट और टेलोफेस फर्स्ट। क्लियर है। यदि सेकेंड वाला पूछता है क्या बोलेंगे, प्रोफेस सेकेंड, मेटाफेस सेकेंड, एनाफेस सेकेंड और टेलोफेस सेकेंड। क्लियर है। सबसे बड़ी फेस कौन सी है, प्रोफेस फर्स्ट। फिर क्या आया, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जो होता है वो किस में होता है, प्रोकैरियोटिक, मतलब जीवाणु, कवक, शैवाल। इसके अंदर केंद्रक विभाजन आता है, तो बोलते हैं कि केंद्रक पहले मोटा होता है, फिर लंबा होता है, पतला होकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। क्लियर है, यहाँ तक। बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।